जय हिंद। आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर मोस्ट वेलकम है। आशा करते हैं आप लोग ऑनेस्टी के साथ पढ़ाई कर रहे होंगे। हम लोग आज आधुनिक इतिहास एवं स्वतंत्रता आंदोलन को पढ़ेंगे, सीखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। बीपीएससी हो, यूपीएससी हो, दरोगा हो, पुलिस हो, एसएससी हो, रेलवे हो, बैंक हो, इन सारे में जिसमें भी हिस्ट्री का टॉपिक रहता है उसमें आधुनिक इतिहास से क्वेश्चन बनते हैं। आइए इसकी शुरुआत करते हैं। ये एनसीईआरटी का समरी है, सारांश है। सारा इम्पोर्टेंट एनसीईआरटी का पेस्ट कॉपी करके लाया गया है और बहुत ही डायमेंशन में अच्छे से ग्राफ है, पिक्टोग्राफ है, डायग्राम्स है, इसके थ्रू समझाया गया है। आइए समझते हैं। सबसे पहले हम लोग देखें कि यूरोपीय व्यापारियों कंपनियों का आगमन कब होता है। पुर्तगाल 1498 में आते हैं। यह हर एग्ज़ाम में पूछा है। कैसे याद करेंगे? 14 का टेबल 7 बार गुना करिए, 14 सत्ते 98, तो पुर्तगाल 1498 में आते हैं। डच कब आते हैं? 1605 में आते हैं। ब्रिटिश या अंग्रेज की बात करते हैं तो 1608 में आ रहे हैं। डेनिश 1620 ईस्वी में ये आते हैं भारत। फ्रांसीसी 1668 में। स्वीडिश सबसे आखिर में, अंत में आते हैं। याद कैसे रखेंगे? इसको याद करने का ट्रिक है पुत्र अडा डैड फंसा। पुत्र अडा डैड फंसा। कैसे याद करेंगे? पुत्र अडा डैड फंसा, ये ट्रिक है। पौ से पुत्र से पुर्तगाल, फिर क्या हो जाएगा? हौ से डॉ से डच या हॉलैंड, फिर डेनिश, फ्रांसीसी, इस तरह से स्वीडिश तक चले जाएगा अंग्रेज़। अब बताइए, नेक्स्ट देखते हैं। पुर्तगाली कंपनी 1498 में भारत आई तथा सबसे अंत में गई। आपको याद रहना चाहिए पुर्तगाल सबसे पहले आया है और सबसे आखिर में गया है। पुर्तगाल में सबसे पहले कौन आया था? तो सबसे पहले पुर्तगाल का एक नाविक था, बोल सकते हैं वास्को डी गामा। उन्होंने एक रूट की स्थापना किया था, यह भारत का यूरोप होते हुए, यूरोप बोलते हैं, दक्षिण अफ्रीका होते हुए भारत का रास्ता का खोज किया था, जिसका नाम था क्या? वास्को डी गामा। अब देखते हैं विदेशी कंपनियों का स्थापना का क्रम। एक तरफ कंपनी का नाम देते हैं, दूसरे तरफ देश लिखते हैं, फिर स्थापना कब होती है और भारत में प्रथम फैक्ट्री कहाँ खोलते हैं। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें तो ये पुर्तगाल के थे। स्थापना 1498 में होती है और भारत में कोची के निकट 1503 ईस्वी में स्थापना करते हैं। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें, ये इंग्लैंड की कंपनी थी। 1600 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है और ये सूरत में पहली फैक्ट्री भारत में स्थापना करते हैं। सूरत कहाँ पर है? गुजरात में, याद करेंगे। नेक्स्ट देखेंगे, ईस्ट इंडियन कंपनी जो है हॉलैंड की कंपनी थी। ईस्ट नाम माफ़ करिएगा, डच है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी हॉलैंड की कंपनी थी, 1602 में आई थी। ये मुसलीपट्टनम 1620 ईस्वी में भारत में प्रथम फैक्ट्री खोले थे। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें तो ये डेनमार्क की कंपनी थी। 1616 में इसकी स्थापना होती है। तरावनकोर 1620 ईस्वी में भारत में प्रथम फैक्ट्री खोलते हैं। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें तो फ्रांस से थी। 1664 ईस्वी में स्थापना होती है। 1668 में सूरत में फैक्ट्री खोलते। तो ये आपको याद रखना चाहिए, सूरत में फ्रांस और अंग्रेज़ दोनों अपनी फैक्ट्री खोलते हैं। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी 1613 में सूरत में करते हैं, तो फ्रांस क्या करता है? 1668 में। अब स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें तो ये स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ की है? स्वीडन की है। 1731 में इसकी स्थापना होती है। चीन में अपना केंद्र बनाते हैं, ये भारत में केंद्र नहीं बनाते हैं। ये सारे कुछ कंपनी थे और उसकी स्थापना ईयर्स था और भारत में प्रथम जो थे केंद्र कहाँ पे खोले गए थे। अब पुर्तगाली के बारे में जानते हैं। प्रथम पुर्तगाली एवं प्रथम यूरोपीय यात्री वास्को डी गामा मई 1498 में अहमद इब्न मजीद नामक गुजराती पथ प्रदर्शक की सहायता से कालीकट केरल नामक बंदरगाह में पहुंचा। नाम क्या था? मजीद। अब इसे याद कर सकते हैं, मजीद की सहायता से वास्को डी गामा
भारत का केरल तट पहुंचता है। और 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा भारत में प्रथम वायसराय बनकर आया। ये भी क्वेश्चन पूछा है कि भारत में फ्रांसीसी डी अल्मीडा जो है, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा प्रथम पुर्तगाली वायसराय, प्रथम बहुत क्वेश्चन पूछा है, पुर्तगाली वायसराय जो प्रथम बने थे कौन थे? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। फिर 1510 ईस्वी में अल्बुकर्क ने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीन लिया। इस कौन है? अल्बुकर्क। कहाँ के शासक से छीना? बीजापुर के शासक। क्या नाम था? यूसुफ आदिल शाह। फ्रांसीसी की बात करेंगे तो 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना मंत्री कोलबर्ट के प्रयास से फ्रांस के सम्राट लुई 14वें के शासनकाल में हुआ। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को कंपनी देश इंद से ओरिएंटलेस नाम से जाना जाता है। फ्रांसीसियों का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर मार्टिन था। फ्रैंको मार्टिन फ्रांसीसी प्रथम गवर्नर था। 1673 ईस्वी में फ्रांसीसी कंपनी के गवर्नर फ्रैंक मार्टिन ने वेलिकोंडपुरम के सूबेदार शेरखा लोदी से पुदुचेरी नामक एक गांव प्राप्त किया, जिसे कालांतर में पांडिचेरी कहा गया। वांडीवाश का युद्ध 1760 में होता है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। वांडीवाश का युद्ध 1760 में अंग्रेज सेनापति जनरल आयरकूट ने फ्रांसीसियों को पराजित किया था। क्वेश्चन पूछा था कि वांडीवाश का युद्ध कब हुआ है, तो 1760 ईस्वी में हुआ था। जनरल सेनापति ने फ्रांसीसियों को पराजित कर दिया था अंग्रेज आयरकूट ने। कर्नाटक का युद्ध अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच लड़ा गया है। कर्नाटक का प्रसिद्ध युद्ध। अब आते हैं अंग्रेज़ों के बारे में जानते हैं। 1599 में स्थल मार्ग से भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज जॉन मिल्डन हॉल था। 31 दिसंबर 1600 में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज़ को पूर्व से व्यापार हेतु 15 वर्षों के लिए व्यापारिक अधिकार प्रदान किया। 1609 ईस्वी में जेम्स प्रथम ने इसे अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया। 1608 ईस्वी में ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में कैप्टन हॉकिंस सम्राट अकबर के नाम पत्र लेकर जहांगीर का दरबार पहुंचा। इसको याद रखेंगे कि ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम के जो दूत थे कैप्टन हॉकिंस, ये जहांगीर के दरबार में आते हैं। 1615 में टॉमस रो ब्रिटेन के राजदूत के रूप में जहांगीर के दरबार में पहुंचा। जहांगीर ने हॉकिंस को कोई अनुमति नहीं दी थी। 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से हुआ था। फलस्वरूप चार्ल्स को बम्बई उपहार के रूप में प्राप्त हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1668 में 10 पाउंड प्रति वर्ष के किराए पर चार्ल्स द्वितीय से बम्बई को प्राप्त किया था। ये थे अंग्रेज़ों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। अब आइए, बहुत महत्वपूर्ण है ये प्लासी का युद्ध। इससे हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं। क्या क्या बनेंगे, आइए एक ग्राफ के थ्रू ये समझाने की कोशिश करते हैं। प्लासी का युद्ध जो होता है 23 जून 1757 को होता है। किनके मध्य होता है, तो बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ का सेनापति रॉबर्ट क्लाइव के बीच होता है। परिणाम क्या होता है, अंग्रेज़ इसमें जीत जाते हैं, विजय हो जाते हैं। विशेष क्या है, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखी गई थी। कहा जाता है कि प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध इन्होंने बता दिया था कि भारत में कौन शासन करेगा, किसका शासन होगा, किसका शासन चलेगा और किसका शासन नहीं चलेगा। बक्सर का युद्ध की जो तिथि है 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में बक्सर की युद्ध होता है। किनके मध्य होता है, तो बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और दिल्ली के सम्राट शाह आलम द्वितीय
और अंग्रेज सेनापति मुनरो थे। अंग्रेज सेनापति हेक्टर मुनरो के मध्य होता है। परिणाम क्या होता है? रिजल्ट, अंग्रेज इसमें भी जीत जाते हैं। विशेष क्या बात होती है? अंग्रेज़ों की भारत में वास्तविक सत्ता स्थापित कर देते हैं। ये लड़ाई अंग्रेज़ों की वास्तविक सत्ता स्थापित कर देते हैं। अब आइए जानते हैं इलाहाबाद की संधि। आपको बता दें, इलाहाबाद की संधि जो होती है 12 अगस्त 1765 ईस्वी को होती है, प्रथम संधि। और इलाहाबाद की दूसरी संधि शुजाउद्दौला से होती है 16 अगस्त 1765, 4 दिन के बाद। प्रथम संधि में जो शासक थे शाह आलम द्वितीय मुगल शासक थे, और शुजाउद्दौला दूसरा संधि इलाहाबाद के द्वितीय संधि से संबंधित हैं। फिर देखेंगे कर्नाटक का युद्ध। आपको बता देते हैं, अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच भीषण युद्ध लड़ा गया, जिसको कर्नाटक के युद्ध कहा जाता है। तो प्रथम, दूसरा और तीसरा युद्ध लड़ा गया है। प्रथम का जो डेट है क्रम है 1746 से 1748 के बीच लड़ा गया। इसका क्या कारण था कि ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध इसका कारण बना है। और संधि होती है तब युद्ध फिनिश होता है 1748 ईस्वी में। इस संधि का नाम था एक्स ला शैपेल की संधि। एक्स ला शैपेल की संधि, और इसमें कोई परिणाम फाइनल नहीं होता है। फिर कुछ दिन के बाद 1759 से 64 के बीच दूसरा कर्नाटक का युद्ध होता है। ये क्यों होता है? कर्नाटक के उत्तराधिकार के लिए युद्ध होती है। इसमें पांडिचेरी की संधि होती है 1755 ईस्वी में, और तब युद्ध खत्म होता है। अंग्रेज स्थिति में मजबूत स्थिति में रहते हैं। तीसरा फिर कर्नाटक का युद्ध 1758 से 63 तक चलता है। सप्तवर्षीय युद्ध एवं औपनिवेशिक कारण इसका होता है, और पेरिस की संधि के तहत 1763 ईस्वी में युद्ध की समाप्ति होती है। अंततः फ्रांस इसमें जीत जाते हैं। अब आइए, आंग्लो और फ्रांस के बीच 4 युद्ध होती है। ये हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। अब देखेंगे कौन कौन से इसमें भाग लेते हैं। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध का जो डेट है 1767 से 59 के बीच लड़ा जाता है। मैसूर के शासक हैदर अली होते हैं, और लॉर्ड वारेस्ट इसके गवर्नर होते हैं। ये मद्रास की संधि के तहत ये समाप्त होती है। फिर दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 तक चलता है। इसमें भी शासक कौन थे? हैदर अली थे। कहा जा सकता है प्रथम कर्नाटक युद्ध और दूसरा कर्नाटक युद्ध में शासक एक ही थे, और कौन थे? हैदर अली। और दूसरा कर्नाटक युद्ध में गवर्नर थे हेस्टिंग आ गए थे, और ये मंगलौर की संधि होती है, और हैदर अली की मृत्यु हो जाती है दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध में। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 में होता है। इसमें जो मैसूर के शासक थे टीपू सुल्तान थे, और बंगाल के गवर्नर लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। यही कॉर्नवालिस ने अस्थाई बंदोबस्त की स्थापना भी की है। और श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत तीसरा कर्नाटक का युद्ध समाप्त होता है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में शुरू होता है, और टीपू सुल्तान इसमें भाग लेते हैं। मैसूर के शासक से लॉर्ड वेलेस्ली के शासनकाल में होता है। मैसूर की गद्दी पर अडियार वंश का एक बार क्या होता है, एक बालक कृष्णराज बैठा। टीपू सुल्तान इसमें मृत्यु हो जाती है। ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा है कि जब टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है तब गद्दी पर किस वंश की स्थापना होती है? तो याद रखेंगे ये वंश है अडियार वंश। अब आंग्ल मराठा का भी युद्ध देख लें। ये आंग्ल मराठा का युद्ध देखें, 3 युद्ध होता है, भीषण युद्ध। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782 ईस्वी के बीच होता है। एक संधि होती है सालबाई की संधि। सालबाई की संधि 1782 ईस्वी में होती है। इसमें रिजल्ट आता है कि अंग्रेज़ को सालसेट एलिफेंटा द्वीप प्राप्त हुआ। माधवराव नारायण पेशवा बना दिया गया, तथा राघोबा को पेंशन दी गई। दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से लेकर के 1806 तक चलता है। इसमें संधि देवगांव की संधि 1803 ईस्वी में होती है अंग्रेज और भोसले के बीच, और सुरजी अर्जुन गांव की संधि जो होती है 30 दिसंबर 1803 ईस्वी को अंग्रेज और सिंधिया के बीच।
और राजपुर घाट की संधि 25 दिसंबर 1805 ईस्वी को लॉर्ड वेलेस्ली और उसके बाद जॉर्ज बार्डो के द्वारा होल्कर की संधि होती है। तीसरा कर्नाटक का युद्ध, तीसरा आंग्ल मराठा का युद्ध जो होता है 1817 से 18 तक 1 साल चलता है। पूना की संधि, ग्वालियर की संधि और मंगलौर की संधि इसमें होती है। समस्त मराठा क्षेत्र ब्रिटिश सत्ता के अधीन हो गया। पेशवा पद को समाप्त कर दिया गया। बाजीराव द्वितीय को पेंशन देकर बिठूर भेज दिया जाता है तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो हम बार बार ना बोलें, आप अपने तरफ से हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए आंग्ल अब सिख युद्ध देख लेते हैं। आंग्ल और सिख के बीच भी कुछ महत्वपूर्ण युद्ध हुए हैं। तो युद्ध का वर्ष है प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 46 तक 1 साल लड़ा गया। इसमें सिख शासक थे दिलीप सिंह, वजीर लाल सिंह सेनापति थे और तेज सिंह। लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में सिख युद्ध लड़ा गया। इसमें संधि होती है लाहौर की संधि। अंग्रेज़ों ने दिलीप सिंह को महाराजा की पदवी दे देते हैं। फिर देखते हैं दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध, दूसरा आंग्ल सिख युद्ध। ये 1848 से 49 1 साल चलता है। दिलीप सिंह इसके शासक होते हैं। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ये युद्ध लड़ा गया। अमृतसर की संधि होती है। दिलीप सिंह से कोहिनूर हीरा लेकर ब्रिटिश ताश के पास भेज दिया जाता है। अब आइए कुछ वायसराय हैं, गवर्नर जनरल है, जिससे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में देखने को मिलते हैं। वॉरेन हेस्टिंग की बात करें तो ये बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल होते हैं। 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट को पारित करवा देते हैं। घेरे की नीति रिंग ऑफ फेरेंस वॉरेन हेस्टिंग से संबंधित है। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना भी कौन करते हैं? वॉरेन हेस्टिंग ही करवाते हैं। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो 1775 से 82 ईस्वी के बीच हुई। दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध मैसूर युद्ध 1780 से 84 के बीच और सालबाई की संधि 82 के बीच ये वॉरेन हेस्टिंग के काल में ही हुआ। भारत में वॉरेन हेस्टिंग को न्यायिक सेवा का जनक कहा जाता था। ये सारी जानकारी थी वॉरेन हेस्टिंग के बारे में। अब सीखेंगे कि लॉर्ड कॉर्नवालिस और उनके योगदान। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1790-92 में और श्रीरंगपट्टम की संधि 1792 ईस्वी में कॉर्नवालिस के शासनकाल में होता है। अस्थाई बंदोबस्त 1793 में शुरुआत करते हैं। 5 अक्टूबर 1805 को कॉर्नवालिस की मृत्यु गीजापुर उत्तर प्रदेश में हुई। वहीं पर उसकी कब्र स्थापित है। ये भी क्वेश्चन पूछा है कि कॉर्नवालिस ऐसे गवर्नर हैं जिसकी कब्र भारत में है और भारत में इसकी मृत्यु हुई है। भारत में सिविल सेवा का जनक कॉर्नवालिस को कहा जाता है। भारत में सिविल सेवा का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। सिविल सेवा का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। अब देखेंगे लॉर्ड वेलेस्ली। इससे बहुत क्वेश्चन बनता है। देखिएगा इन्होंने क्या किया कि सहायक संधि की शुरुआत करते हैं 1798 में। पहला सहायक संधि, ये क्वेश्चन बीपीएससी पूछा है कि पहला सहायक संधि करने वाले राज्य कौन है? तो हैदराबाद का निज़ाम था 1798 में और 1800 ईस्वी के बीच मैसूर जो है 1799 ईस्वी में सहायक संधि को स्वीकार कर लेते हैं। तंजौर 1799 ईस्वी में, अवध 1801 ईस्वी में, पेशवा 1802 ईस्वी में, भोंसले 1803 ईस्वी में, सिंधिया 1804 ईस्वी में। नेक्स्ट देखेंगे चतुर्थ आंग्ल मैसूर का जो युद्ध होता है 1799 ईस्वी में और बसीन की संधि 1802 में। ये भी लॉर्ड वेलेस्ली के शासनकाल में होता है। दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 5 वेलेस्ली के शासनकाल में होता है। बहुत महत्वपूर्ण है क्वेश्चन कि वेरी इंपॉर्टेंट सुपर क्वेश्चन। कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कौन करते हैं? वेलेस्ली ही करते हैं। लॉर्ड हेस्टिंग देखते हैं, इसका शासनकाल 1813 से लेकर के 1823 तक चलता है।
तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से लेकर के 1819 के बाद हस्तक्षेप की नीति हेस्टिंग के शासनकाल में अपनाया जाता है। 1818 में पेशवा की पद की समाप्ति की भी घोषणा लॉर्ड हेस्टिंग ही करते हैं। आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 1816 के बीच चलता है। बम्बई एवं मद्रास में रैयतवारी व्यवस्था को टॉमस मुनरो के द्वारा लागू किया जाता है 1820 ईस्वी में। ये क्वेश्चन मोस्ट सुपर क्वेश्चन है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है कि रैयतवारी व्यवस्था को किसने लागू करवाया, तो टॉमस मुनरो है, इसको याद रखेंगे। फिर देखते हैं अवध एवं पश्चिम राज्यों प्रांतों में महालवारी व्यवस्था को भी लागू करवाने का काम लॉर्ड हेस्टिंग करते हैं। लॉर्ड विलियम बेंटिक, इससे बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। पहला क्वेश्चन, बंगाल का अंतिम गवर्नर, इसके बाद कोई गवर्नर नहीं बनेगा, बॉसे बेंटिक गौसे गवर्नर। तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। गवर्नर की पहले वायसराय से बना दिया गया, अब गवर्नर नहीं, सॉरी, पहले इससे पहले क्या थे, थोड़ा सा देख लीजिए। पहले थे, अच्छा रहने दीजिए, लॉर्ड विलियम बेंटिक को बंगाल का अंतिम गवर्नर, हाँ, इससे पहले था कि गवर्नर जनरल होता था, अब गवर्नर जनरल के पोस्ट को हटा दिया गया। अब गवर्नर किसका, भारत का, बंगाल से हटा करके किसका जोड़ दिया, भारत का। तो याद रखिएगा, इससे बहुत क्वेश्चन बना है हर एग्ज़ाम में कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड विलियम बेंटिक। शासनकाल 1828 से लेकर के 1865 ईस्वी तक, 35 ईस्वी तक। 1829 ईस्वी से 1829 में नियम 17 द्वारा सती प्रथा का उन्मूलन किया। ये बहुत क्वेश्चन से बना है कि सती प्रथा का जो उन्मूलन है, सती प्रथा को जो हटाने का काम किया है, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने ही किया है। 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया है, जिससे पहले भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक बनते हैं, LBB, लॉर्ड विलियम बेंटिक, LWB याद करेंगे, LBW होता है, इसी तरह याद रखेंगे। इस प्रकार 1833 ईस्वी में भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक होते हैं। बेंटिक ने कर्नल सलीमैन की सहायता से 1830 ईस्वी में ठगी प्रथा को समाप्त किया था। ये भी क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, सुपर क्वेश्चन है कि कैप्टन सलीमैन ने ठगी प्रथा को क्या कर दिया था, समाप्त कर दिया था। अब आइए लॉर्ड एलनबरो को समझते हैं। एलनबरो प्रथम अफगान युद्ध को समाप्त हुआ इसके शासनकाल में। अंगल अफगान युद्ध सिंध को 1843 में पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य से मिला लिया गया। 1843 में दास प्रथा का उन्मूलन 1843 के एक्ट के द्वारा हुआ, ये एलनबरो के शासनकाल में हुआ। लॉर्ड डलहौजी, इससे बहुत क्वेश्चन बनता है, याद रखिएगा, इसका शासनकाल 1848 से 56 तक होते हैं। दूसरा आंग्ल सिख युद्ध 1848 और 49 के बीच वेलेजली डलहौजी के शासनकाल में होता है। और 29 मार्च 1849 ईस्वी को पंजाब का अंग्रेजी राज्य में विलय होता है। कोहिनूर हीरा महारानी विक्टोरिया को भेज दिया जाता है पंजाब का विलय होने से। अब देखेंगे, इन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स व्यक्तिगत का सिद्धांत को विलय करते हैं, जिससे राज्य में पहला राज्य था सतारा 1848 ईस्वी में, जैतपुर संभलपुर 1859 ईस्वी में व्यक्तिगत सिद्धांत के चपेट में आते हैं, बघाट 1850 में, उदयपुर 1852 ईस्वी में, झांसी का नंबर 1853 में आता है, नागपुर उसके बाद 1854 में आता है, अवध 1856 में अवध के नवाब पर कुशासन का आरोप लगाया जाता है। भारत में रेलवे का जनक किसको, डलहौजी को जाना जाता है। 1853 ईस्वी में प्रथम रेलवे लाइन बम्बई से थाने के बीच 34 किलोमीटर पर रेल का परिचालन किया गया। 1854 में कलकत्ता एवं रानीगंज के मध्य दूसरी रेल का चालन किया जाता है। भारत के लिए PWD सार्वजनिक विभाग की जो स्थापना की है, लॉर्ड हेस्टिंग ही करते हैं, सॉरी माफ़ कीजिएगा, लॉर्ड डलहौजी ही करते हैं। भारत में सार्वजनिक निर्माण विभाग PWD, पब्लिक
पीडब्ल्यूडी विभाग की स्थापना लॉर्ड डलहौजी करते हैं। 1848 से 1856 तक इसका शासनकाल रहता है। अब आइए लॉर्ड कैनिंग, इससे क्वेश्चन बनता है कि 1857 के विद्रोह के समय कौन थे गवर्नर जनरल? लॉर्ड कैनिंग थे। और इसका जो कार्यकाल है 1856 से 58 तक, फिर बाद में 1858 से 62 तक फिर बना दिया जाता है। और महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय कौन थे? तो ये लॉर्ड कैनिंग थे। इसके बाद कोई भारत का गवर्नर जनरल नहीं बनेगा, इस पोस्ट को हटा दिया गया, अब वायसराय कहा जाने लगा। कंपनी के शासन का इस टाइम अंत हो जाता है। मुगल सम्राट के पद को भी समाप्त कर दिया जाता है लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। मेन इम्पोर्टेंट रहा कि 1857 का विद्रोह होता है। लॉर्ड मेयो से बहुत क्वेश्चन बनता है कि 1831 ईस्वी में क्या करते हैं, पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना करते हैं। और 1865 ईस्वी में कलकत्ता, बम्बई, मद्रास में सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट की स्थापना करते हैं। 1865 में कलकत्ता, बम्बई, मद्रास में उच्च न्यायालय की स्थापना करते हैं। भारत में प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के काल में हो गया था 1872 में। एक और नॉलेज दे दें कि मेयो को जो है उसको मृत्यु भारत में ही हुई है, इसको हत्या कर दिया गया था भारत में ही। लॉर्ड लिटन देखिएगा, इन्होंने वर्नाक्युलर प्लेस एक्ट को लाया है कि वर्नाक्युलर प्लेस एक्ट पारित किया गया। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इस एक्ट को आकाश से होने वाला वज्रपात जैसा उपाधि दिया गया था। दूसरा आंग्ल अफगान युद्ध 1878 से 80 में हुआ तथा वैधानिक जनपद सेवा का भी गठन 1878 में किया। सिविल सेवाओं परीक्षा में प्रवेश की अधिकतम आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 19 कर दी गई थी लॉर्ड लिटन के काल में। 1878 में रिचर्ड स्टेची की अध्यक्षता में प्रथम अकाल आयोग की नियुक्ति भी लॉर्ड लिटन के शासनकाल में किया जाता है। ये सारी जानकारी थी लॉर्ड लिटन। मुख्य बातें याद रखेंगे, वर्नाक्युलर प्लेस एक्ट किसके काल में आया था? तो लॉर्ड लिटन। हटाया कब गया था? किसके? लॉर्ड रिपन के काल में। तो देखिए, रिपन को भारत का उद्धारक कहा जाता है, लॉर्ड रिपन। रिपन के काल में नियमित जनगणना शुरू होती है 1881 ईस्वी में। स्थानीय स्वशासन संबंधी कुछ प्रस्ताव पारित किए जाते 1882 ईस्वी में। इसलिए रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। विलियम हंटर की अध्यक्षता में 1882 ईस्वी में शिक्षा आयोग का गठन, जो प्राथमिक शिक्षा से संबंधित थे। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1882 ईस्वी में समाप्त कर देते हैं रिपन साहब ने और लाते हैं लॉर्ड लिटन। याद रखेंगे 2 फरवरी 1883 ईस्वी में यूरोपियों के विरुद्ध भारतीय न्यायाधीश के मुकदमों की सुनवाई के लिए प्रस्तावित इल्बर्ट बिल विवाद, यह श्वेत विद्रोह के नाम से जाना गया, लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुआ था। आइए डफरिन को जानते हैं। लॉर्ड डफरिन 1884 से 86 तक इसका कार्यकाल भारत में रहा। डफरिन के समय A.O. ह्यूम, एक इंग्लैंड के अवैतनिक सैनिक थे, के द्वारा 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना करते हैं। 1887 ईस्वी में डफरिन के कार्यकाल में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना की जाती है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय बहुत ही प्रसिद्ध विश्वविद्यालय है। आइए जानते हैं लॉर्ड कर्जन के बारे में। लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में बहुत सारे आयोग गठित हुए थे, इसलिए आयोगों का कार्यकाल, भूलों का कार्यकाल लॉर्ड कर्जन को कहा जाता है। 1900 में लॉर्ड कर्जन ने एक अकाल आयोग की स्थापना किए थे, गठन किए थे। इसमें इसके जो अध्यक्ष थे, ये इसके अध्यक्ष थे सर एंटोनी मैकडोनाल्ड। कौन थे? मैकडोनाल्ड। एक शराब आती है, सपोज़ करिए किसी गांव में अकाल आ गया, कुछ खाने के लिए नहीं है, तो मैकडोनाल्ड कंपनी का एक पानी भी आता है, तो पानी दे देंगे, वो पानी पी लेगा। सिंचाई आयोग 1901 ईस्वी में इसका गठन होता है। इस सिंचाई के आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं सर कॉलिन स्कॉट मैन फ्रीक। सपोज़ करिए सिंचाई करते करते क्या हो गया, पाइप क्या हो गया, फ्री हो गया, बहुत ज़्यादा फ्रीफ हो गया। रेलवे आयोग 1901 ईस्वी में टॉमस
बटसन, इन्होंने रेलवे आयोग की अध्यक्ष किए हैं। पुलिस आयोग देखिएगा 1902 ईस्वी में इसका क्या होता है, गठन होता है। एंड्रू फ्रेजर, सपोज करेंगे फ्रेजर नाम का कोई पुलिस था, रेजर से हमेशा दाढ़ी बनाता था। फ्रेजर, फ्रेजर रोड पटना में भी है, उस पर पुलिस का हमेशा चौकी बनता रहता है, ऐसा याद रखेंगे। 1902 ईस्वी में विश्वविद्यालय आयोग का गठन होता है। सर थॉमस रैले यहाँ की अध्यक्षता करते हैं विश्वविद्यालय आयोग को। कैसे याद रखेंगे, थॉमस रैले जो है, सपोज करिए विश्वविद्यालय में रैली निकाला गया था, विश्वविद्यालय में रैली, तो थॉमस रैले, विश्वविद्यालय आयोग थॉमस रैले। 19 जुलाई 1905 ईस्वी को कर्जन ने शिमला में बंगाल विभाजन की घोषणा करती है। कहाँ पे, शिमला में जाकर के। और सितंबर 1905 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने इसकी अनुमति भी दे देती है और 20 जुलाई से ये प्रभाव लागू हो जाता है। फिर देखेंगे लॉर्ड मिंटो द्वितीय 1905 से 1910। 1907 ईस्वी में सूरत अधिवेशन का विभाजन होता है और मार्लो मिंटो सुधार के तहत पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की भी स्थापना की जाती है। लॉर्ड हार्डिंग दूसरा देखेंगे 1910 से 16 के कार्यकाल रहता है। दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन रद्द करने की घोषणा करते हैं कौन, लॉर्ड हार्डिंग। और दिल्ली का जो राजधानी है, दिल्ली से कलकत्ता से स्थानांतरित करके दिल्ली करने की भी घोषणा की गई 1911 में लॉर्ड हार्डिंग दूसरे के काल में। 1912 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी। 1912 में घोषणा कब हुई, 1911 ईस्वी में। 23 सितंबर 1912 को दिल्ली में लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका गया। इस कांड में भाई बाल मुकुंद को फांसी भी दी गई। लॉर्ड हार्डिंग पर क्या फेंका गया, बम फेंका गया, जिससे बाल मुकुंद को फांसी दे दिया गया। अब चलते हैं लॉर्ड चेम्सफोर्ड। इससे एक क्वेश्चन बनता है कि 1917 का जो चेम्सफोर्ड जो होता है 1917 में आंदोलन होता है चंपारण में, इसमें ये क्या थे, गवर्नर थे। 20 अगस्त 1917 के सुधारों की घोषणा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के नाम से जाना जाता है। लॉर्ड रीडिंग देखिए 1921 से लेकर के 1926 तक आते हैं। एकमात्र वायसराय हैं जो यहूदी थे। क्वेश्चन पूछेगा ओनली वन वायसराय जो वही यहूदी हो, ये रीडिंग है। 1922 ईस्वी में सर्वप्रथम ICS की परीक्षा लंदन एवं इलाहाबाद में आयोजित की जाती है रीडिंग के शासनकाल में। कैसे याद करेंगे, सपोज कोई रीड करेगा, पढ़ाई करेगा, तो क्या बनेगा, ICS, क्या बन जाएगा, ICS। 1 अक्टूबर 1926 को लोक सेवा आयोग का भी गठन करते हैं। इससे पहले लोक सेवा से संबंधित लॉर्ड कॉर्नवालिस का भी आ चुका है फैक्ट। लॉर्ड इरविन को देखें। लॉर्ड इरविन देशी रियायतों के संबंध में 1927 ईस्वी में हार्टोग बटलर समिति की नियुक्ति करते हैं। 3 फरवरी 1928 ईस्वी को साइमन कमीशन भारत पहुंचता है और गो बैक का नारा हम लोग लगाते हैं, साइमन गो बैक। 5 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी और इरविन के बीच 11 सूत्री फार्मूला पर बहस किया जाता है, विचार किया जाता है। आइए लॉर्ड लिथगो, आज भारत छोड़ो आंदोलन इसके शासनकाल में करवा के ही रहेंगे। पहला प्रांतीय आम चुनाव 1936-37 ईस्वी में संपन्न हुआ, जिसमें 11 प्रांतों में से 8 प्रांतों में कांग्रेस ने सरकार बनाई, 6 प्रांतों में पूर्ण बहुमत की तथा 2 प्रांतों में गठबंधन की भी सरकार बना ली कांग्रेस ने। नेक्स्ट देखेंगे 1942 ईस्वी में क्रिप्स मिशन भारत आता है। गांधी जी ने इसके निर्णय को पोस्ट डेटेड चेक, ये हर एग्जाम में पूछता है कि पोस्ट डेटेड चेक क्रिप्स मिशन को किसने स्टेटमेंट दिया था, तो गांधी जी देते हैं। 8 अगस्त 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त क्रांति प्रारंभ होता है, जिसमें महात्मा गांधी करो या मरो का नारा देते हैं। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी देते हैं। लॉर्ड वेवेल के बारे में क्या जानकारी देते हैं, शिक्षा सुधार सार्जेंट योजना 1944 ईस्वी में इसकी घोषणा करते हैं। वेवेल योजना 1945 ईस्वी में प्रस्तुत किया जाता है। 20 फरवरी 1947 ईस्वी को ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड क्लेमेंट एटली ने घोषणा की कि भारत को जून 1948 तक सत्ता सौंप देंगे। अब देखिए 1948 ईस्वी में आ गया तो कहा जाता है कि आज़ादी के समय भारत का ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, तो क्लेमेंट एटली थे।
क्लेमेंट एटली देखेंगे। अब लॉर्ड माउंटबेटन देखते हैं। लॉर्ड माउंटबेटन ब्रिटिश भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और वायसराय थे, ये तथा स्वतंत्रता भारत के प्रथम गवर्नर जनरल भी बने। ये क्वेश्चन पूछा है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर ब्रिटिश जनरल कौन थे? गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। 3 जून 1947 ईस्वी को माउंटबेटन योजना घोषित होती है, जिसमें भारत और पाकिस्तान का विभाजन की रूपरेखा खींचा जाता है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन को ही माना जाता है। राजा गोपालाचारी, इससे बहुत क्वेश्चन बनता है। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल तथा स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे राजगोपालाचारी। स्वतंत्र भारत का भारतीय गवर्नर राजगोपालाचारी है और स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन है। अब आइए बहुत ही अच्छा ब्रिटिश कालीन भू राजस्व व्यवस्था को एक ग्राफ के थ्रू पढ़ाते हैं, समझाते हैं। ब्रिटिश कालीन भू राजस्व व्यवस्था देखिएगा, इसमें 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है: अस्थाई बंदोबस्त, रैयतवारी और महालवारी। अस्थाई बंदोबस्त का दूसरा नाम जमींदारी बंदोबस्त हुआ, 1793 में लागू किया जाता है। रैयतवारी को हम लोग 1820 ईस्वी में लागू करवाता है और 1822 ईस्वी में महालवारी को लागू करवाते हैं। जमींदारी प्रथा को कॉर्नवालिस के थ्रू होता है, इसमें गवर्नर टॉमस मुनरो रैयतवाड़ी के समय होते हैं। और महालवारी जो होता है हाल्ट मैकेंजी के काल में होता है। मौसे महालवारी, मौसे मैकेंजी, रौसे रैयतवाड़ी, इसको रखेंगे रौसे रट रैयतवाड़ी टॉमस मुनरो, रैयतवाड़ी टॉमस मुनरो। महालवारी मैम बोलेंगे, महालवारी मैकेंजी। अस्थाई बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस लिखेंगे। अस्थाई या जमींदारी और जॉको जक याद करिए, जमींदारी प्रथा कॉर्नवालिस। तो देखेंगे कि जमींदारी प्रथा जो थी कहाँ कहाँ थी, तो बंगाल, उड़ीसा, बिहार, उत्तर प्रदेश, बनारस, इस जगह थी। टॉमस मुनरो जो थे ये रैयतवारी व्यवस्था की गठन किए थे, तो बम्बई, मद्रास, असम के क्षेत्रों में फैला था, वहीं पे नीतियाँ चल रही थी। महालवारी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत और पंजाब के क्षेत्रों में थे। और तो अब आगे देखेंगे कि जो जमींदारी प्रथा थी इसमें ब्रिटिश भारत का 19% भूभाग शामिल हुए। और देखिए ये वाले हिस्से में 51% हिस्से हुए। महालवारी में 30% भूभाग ब्रिटिश भारत का शामिल हुआ। इसमें भूमि का जो अधिकृत था जमींदारी में कौन थे, जमींदार होते थे। फिर ये वाला टॉपिक है आपका क्या, रैयतवारी में जो है भूमि का मालिक किसान को बना दिया गया है। महालवारी में भूमि गांव के अधिकार पर छोड़ दिया जाता है। अब देखेंगे कि जमींदारी प्रथा में ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी जमींदार पर छोड़ दिया जाता है, लेकिन इसमें देखेंगे महालवारी में ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी गांव के मुखिया को दिया जाता है। और ये वाली जो नीति है रैयतवारी में ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी किसानों पर छोड़ देते हैं। रैयतवारी में किसान रहते हैं, इस बात को याद करेंगे। नेक्स्ट देखेंगे कुछ और ब्रिटिश कालीन की समितियां, जैसे इनाम आयोग, इसके अध्यक्ष इनाम करते हैं लॉर्ड डलहौजी के काल में आता है। भू राजस्व की संपत्ति से इसका उद्देश्य होता है। चार्ल्स वुड डिस्पैच, सर चार्ल्स वुड के शासनकाल में आता है। लॉर्ड डलहौजी इसके वायसराय रहते हैं। भारत की भावी शिक्षा की रूपरेखा तैयार करना चार्ल्स वुड डिस्पैच से संबंधित है। फिर कहता है स्ट्रेची आयोग, लॉर्ड लेटन के काल में आते हैं। रिचर्ड स्ट्रेची इसके अध्यक्ष होते हैं अकाल पीड़ितों की सहायता हेतु। फिर देखेंगे हंटर आयोग 1882 ईस्वी में, विलियम हंटर लॉर्ड रिपन के काल में शिक्षा प्रगति हेतु पुनर्अवलोकन हेतु कुछ प्रावधान किए गए। हर्शैल समिति की बात करें तो हर्शैल ने लॉर्ड लैंसडाउन के शासनकाल में या गवर्नर के शासनकाल में टकसाल संबंधी कुछ सुझाव देने हेतु इसका उद्देश्य था।
मैकडोनल आयोग अकाल आयोग है, एक दुर्भिक्षी आयोग है, लॉर्ड कर्जन के द्वारा ये स्थापना किया जाता है और एंटोनी मैकडोनल इसके अध्यक्ष होते हैं। मान क्रीक आयोग 1901 ईस्वी में इसका गठन होता है। सर वोल्विन स्कॉट मान क्रीक लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में सिंचाई हेतु इसका कुछ उद्देश्य होता है। अब आइए फ्रेजर आयोग। तो आपको बता दें फ्रेजर आयोग डब्ल्यू फ्रेजर थे, ये पुलिस विभाग से संबंधित था लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। सैडलर आयोग, इससे बीपीएससी क्वेश्चन पूछा है, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के काल में माइकल सैडलर विश्वविद्यालय की प्रणाली और इसका मुख्य उद्देश्य था। अब आते हैं एक और आयोग आता है 1917 ईस्वी में, उसके दोषों की जांच के लिए। फिर देखेंगे बटलर आयोग, बटलर समिति, बटलर के हरकोर्ट बटलर के अध्यक्षता में लॉर्ड इरविन इसके क्या होते हैं, वायसराय होते हैं। ब्रिटिश पर समता और देशी राज्यों को अच्छे संबंध स्थापित करने के लिए, राज्यों को अच्छे संबंध रिलेशन बनाने के लिए बटलर कमेटी बनी। ये कब बनती है, 1927 ईस्वी में बनती है। कौन से गवर्नर होते हैं, लॉर्ड इरविन होते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। अब आते हैं ड्रेन थ्योरी को पढ़ते हैं। आपको बता दें ड्रेन थ्योरी के जो प्रतिपादक हैं ये भारत में प्रथम जो हैं कौन है, दादा भाई नौरोजी हैं। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा था, ये क्वेश्चन बनता है कि ग्रैंड ओल्ड मैन किसको कहा जाता है, दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। इंग्लैंड डेप टू इंडिया 1867 में कुछ लेख लिखते हैं। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया 1901 ईस्वी में ये एक पुस्तक भी लिखते हैं। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्ज़ाम में। अन्य विचारक रमेश चंद्र दत्त का भी नाम आता है, इन्होंने इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक का भी विमोचन किया है। अब आते हैं बहुत ही फेमस युद्ध 1857 का विद्रोह। 29 मार्च 1857 को 34वीं नेटिव इन्फेंट्री बैरकपुर पश्चिम बंगाल जिला परगना के मंगल पांडे ने अपने सार्जेंट मेजर बा की हत्या कर दी और मेजर सार्जेंट ह्यूसन को गोली मार दी। मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दिया जाता है। विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से होती है। 1857 के सैनिक विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा कि 1857 के विद्रोह का भारत का गवर्नर कौन था, तो कौन से कैनिंग थे, पूछेंगे कौन थे, कैनिंग थे। 1857 के विद्रोह के समय मुगल शासक बहादुर शाह जफर दूसरा था। 1857 के विद्रोह में 1857 और उसके कुछ प्रमुख केंद्र, एनसीईआरटी से भी हम बनाए, जो हमारा वीडियो ने देखें 1857 वाला वो देख लीजिए, बहुत ही हेल्पफुल है। केंद्र जो है दिल्ली की बात करते हैं तो इसमें बहादुर शाह जफर और बख्त खां की भूमिका है। 11 मई 1857 में विद्रोह को दबा दिया जाता है निकलसन हडसन के द्वारा और 20 सितंबर 1857 तक पूरा दमन कर दिया जाता है। लखनऊ में बेगम हज़रत महल होती है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, बेगम हज़रत महल। और बिरजिस कादिर 30 मई 1857 को कॉलिन कैम्पबेल के द्वारा इसका ख़त्म किया जाता है और मार्च 1858 तक इसको दबा दिया जाता है। याद रखिएगा विद्रोह की तिथि लखनऊ में 30 मई 1857 होती है। झांसी की बात करें तो खूब लड़ी वो मर्दानी थी, झांसी वाली रानी थी, रानी लक्ष्मीबाई झांसी से। 4 जून 1857 ईस्वी को विद्रोह शुरू होता है। जनरल हीरोज़ ये कमेंट करते हैं रानी लक्ष्मीबाई के बारे में कि वो बहुत ही बहादुर लेडी थी। 17 जून 1858 को ये इस स्वतंत्रता आंदोलन को दबा दिया जाता है हीरोज़ झांसी में। कानपुर से नाना साहब थे और 5 जून 1857 को विद्रोह शुरू होता है। कॉलिन कैम्पबेल के इन्होंने गवर्नर के काल में इसको दबा दिया जाता है, दमन कर दिया जाता है 6 दिसंबर 1857 ईस्वी तक। जगदीशपुर, ये बीपीएससी का क्वेश्चन पूछा हुआ, जगदीशपुर से कौन थे, तो वीर कुंवर सिंह थे। 12 जून 1857 को शुरू होता है। मेजर विलियम टेलर और विंसेंट आयर के द्वारा ये दमन कर दिया जाता है दिसंबर 1858 ईस्वी तक। ये 1857 से कुछ प्रमुख केंद्र थे और उनके विद्रोह करने वाले नेता थे। फैज़ाबाद की बात करें तो फैज़ाबाद से थे मौलवी अहमदुल्ला। जून 1857 ईस्वी में इन्होंने विद्रोह को शुरू किया। कैंपबेल 5 जून 1858 को इसको
दमन कर दिया। बरेली से थे खान अब बहादुर खां। जून 1857 में विद्रोह शुरू किए। कैंपबेल के नेतृत्व में फैजाबाद बरेली में ही 1858 में इसको दमन कर दिया गया। इलाहाबाद प्रयागराज की बात करते हैं तो यहाँ से लियाकत अली थे। ये बीपीएससी का क्वेश्चन पूछा है। इलाहाबाद से कौन थे? लियाकत अली के बारे में कहा जाता है ये वित्त मंत्री से संबंधित थे, वित्त मंत्रालय से। जून 1857 का विद्रोह में ये भाग लेते हैं और इसमें कर्नल नील जो है इसकी गवर्नरशिप में ये विद्रोह को 1858 तक दमन कर दिया जाता है। फिर नेक्स्ट देखेंगे फतेहपुर से ये अजीमुल्ला थे। 1857 में विद्रोह शुरू करते हैं। जनरल रेनार्ड की गवर्नरशिप में 1858 में ये विद्रोह को दबा दिया जाता है, दमन कर दिया जाता है। अब देखेंगे 1857 में विद्रोह से संबंधित कुछ पुस्तकें हैं और उसके लेखक हैं। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 वी.डी. सावरकर लिखे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वी.डी. सावरकर ने सबसे पहले द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस स्वतंत्र भारत का प्रथम आंदोलन भी कहा 1857 को कहने वाले वी.डी. सावरकर हैं। और वी.डी. सावरकर से एक क्वेश्चन पूछता है कि अभिनव भारत संगठन जो बनाया था कौन बनाए थे? वी.डी. सावरकर ही बनाए थे। द ग्रेट रेबेलियन जो है ये लिखे हैं अशोक मेहता। क्या देखेंगे? द ग्रेट रेबेलियन अशोक मेहता। सिपाही म्यूटिनी एंड द रिवॉल्ट ऑफ 1857 आर.सी. मजूमदार भी लिखे हैं। ये कुछ पुस्तक थे और कुछ पुस्तक के लेखक थे। सामाजिक और सुधार आंदोलन देखेंगे। अब ये हिंदू सुधार आंदोलन में राजा राम मोहन राय और ब्राह्मण समाज के बारे में पढ़ेंगे। ब्राह्मण समाज से बहुत क्वेश्चन पूछा है। इसका परिचय राजा राम मोहन राय 22 मई 1772 से 27 सितंबर 1833 तक इसका जीवन काल रहता है। जन्म स्थान हुगली बंगाल राधानगर में होता है। उपाधि राजा मुगल शासक अकबर दूसरा के द्वारा दिया जाता है। युगदूत सुभाष चंद्र बोस इसको उपाधि देते हैं। संवैधानिक आंदोलन के जनक एस.एन. बनर्जी सुरेंद्र नाथ बनर्जी देते हैं। भारत का नव जागरण के अग्रदूत के जनक, आधुनिक भारत के पिता, भारत के राष्ट्रवाद के जनक, नवप्रभात का तारा, अतीत एवं भविष्य के मध्य सेतु, भारतीय जागृति के जनक, नए भारत का मसीहा, प्रथम आधुनिक पुरुष एवं युग पुरुष आदि के नाम से सम्मान प्राप्त है राजा राम मोहन राय को। कुछ पत्रकार और पत्रिकाएं उन्होंने लिखे हैं। संवाद कौमुदी बंगला भाषा में, मिरातुल अखबार अंग्रेज़ी और फारसी भाषा में। 1822 ईस्वी में ब्राह्मणिकल मैगजीन भी निकाले हैं। कुछ पुस्तक की रचनाएं किए हैं। तुहफ़तुल मुआहिदीन एकेश्वरवादियों का उपहार 1809 ईस्वी में फारसी भाषा में प्रकाशित किया। प्रिसेप्ट ऑफ जीसस का उपदेश का प्रवचन 1820 ईस्वी में इसका प्रकाशन करते हैं राजा राम मोहन राय। कुछ संस्थाएं की भी स्थापना करते हैं। इससे क्वेश्चन बहुत बनता है कि वेदांत सोसाइटी की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय ने। कब किया? 1816 में कलकत्ता में। आत्मीय सभा 1814-15 में इसकी स्थापना होती है। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। कलकत्ता में हिंदू कॉलेज 1817 में कलकत्ता में डेविड हेयर की अग्रणी भूमिका में। वेदांत कॉलेज कलकत्ता में। फिर ब्रह्म समाज 1828 ईस्वी में कलकत्ता में। ये भी क्वेश्चन पूछा है। ब्रह्म समाज स्थापना कब होती है? 1828 ईस्वी में। किसके द्वारा? राजा राम मोहन राय के द्वारा। अब बात करें स्वामी दयानंद सरस्वती की और आर्य समाज, तो जन्म 12 फरवरी 1824 इसमें होता है। टंकरा गुजरात में। बचपन का नाम मूल शंकर है। ये क्वेश्चन पूछा है। दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या है? मूल शंकर। जैसे मूल नाम, बचपन का नाम मूल शंकर। स्थापित संस्था है आर्य समाज 1875 में। ये क्वेश्चन बीपीएससी ने पूछा है। आर्य समाज की स्थापना कब होती है? 1875 ईस्वी में। किसके थ्रू होता है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा होता है। नारा था वेदों की ओर लौटो, भारत भारतीयों के लिए है, स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग। उपाधि देता है भारत का मार्टिन लूथर। सुधारात्मक कार्य वेदों का पुनरुत्थान पर काम करते हैं। वैदिक धर्म की पुनः स्थापना। सामाजिक धार्मिक कुरीतियों का प्रबल विरोध। कुछ आंदोलन भी चलाते हैं। शुद्धि आंदोलन, पुनः हिंदू धर्म में प्रवेश, गो रक्षा आंदोलन। डांडी स्वामी पूर्णानंद ने ही मूल शंकर का नाम स्वामी दयानंद रखा था। कुछ पुस्तकों का रचना करते हैं। जैसे सत्यार्थ प्रकाश संस्कृत भाषा में
1874 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। सत्यार्थ प्रकाश मूलशंकर स्वामी दयानंद सरस्वती का है। पाखंड खंडन 1866 ईस्वी में। और द्वैत मत का खंडन भी 1873 में। सत्यार्थ प्रकाश को आर्य समाज की बाइबिल कहा जाता है। सत्यार्थ प्रकाश में स्वामी जी ने लिखा है कि बुरे से बुरा देशी राज्य अच्छे से अच्छा विदेशी राज्य से बेहतर है। स्वामी दयानंद सरस्वती पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदी को राष्ट्रीय भाषा स्वीकार किया, स्वराज शब्द का प्रयोग किया। स्वामी विवेकानंद, अब चलिए दयानंद के बाद विवेकानंद चलते हैं। जन्म 12 जनवरी 1863 ईस्वी में कोलकाता में होता है। बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त नरेंद्र नाथ दत्त रहता है। पिता का नाम विश्वनाथ दत्त है। माता नाम भुवनेश्वरी देवी है। रामकृष्ण परमहंस इसके गुरु हैं। कुछ संस्था जैसे रामकृष्ण मिशन 1897 में बेलुरु में रामकृष्ण मिशन की स्थापना करते हैं स्वामी विवेकानंद। अब चलते हैं और आगे इसके बारे में कुछ खास जानकारियां हैं। स्वामी विवेकानंद के बारे में नहीं है। अब चलिए हिंदू सामाजिक धार्मिक आंदोलन और उसका संगठन। एशियाटिक सोसाइटी की जो स्थापना होता है 1784 ईस्वी में होता है। इसके संस्थापक विलियम जोन्स हैं और स्थान कलकत्ता में इसकी स्थापना होती है। ये भी क्वेश्चन बीपीएससी ने पूछा है। 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना होती है। युवा बंगाल आंदोलन हेनरी लुई विवियन डेरोजियो की सहायता से 1826 ईस्वी में कलकत्ता में इसकी भी स्थापना होती है। ब्राह्मण समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता बंगाल में किया। तत्वबोधिनी सभा 1839 ईस्वी में स्थापना होता है। देवेंद्र नाथ टैगोर इसकी स्थापना करते हैं और कलकत्ता बंगाल में इसकी स्थापना होती है। परमहंस मंडली 1840 ईस्वी में गोपाल हरि देशमुख के द्वारा बम्बई में इसकी स्थापना होती है। रहनुमान माजदाइन सभा की बात करें तो 1851 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी के द्वारा बम्बई में इसकी स्थापना होती है। प्रार्थना समाज, ये क्वेश्चन पूछा है 1867 ईस्वी में आत्माराम पांडुरंग एवं एनजी रंगा के द्वारा मुंबई में इसकी स्थापना होती है। प्रार्थना समाज की स्थापना करता आत्माराम पांडुरंग हैं। सपोज कोई इंसान प्रार्थना करे तो पूरे दिल पूरी आत्मा से करना चाहिए। आर्य समाज, ये भी क्वेश्चन पूछा है 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्थापना करते हैं। कैसे याद रखेंगे? बम्बई में स्थापना करते हैं। ये दया आई से द से दयानंद और से आर्य समाज। थियोसॉफिकल सोसाइटी 1875 ईस्वी में मैडम एच पी ब्लाटोवस्की और कर्नल अल्कट के द्वारा न्यूयॉर्क में इसकी स्थापना करते हैं। थियोसॉफिकल सोसाइटी, ये भी क्वेश्चन बीपीएससी ने पूछा है। दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी 1884 ईस्वी में जी आगरकर और पूना में स्थापना होता है। इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस 1887 ईस्वी में महादेव गोविंद रानाडे ने बम्बई से इसकी स्थापना करते हैं। देव समाज 1887 ईस्वी में विश्व नारायण अग्निहोत्री लाहौर में इसकी स्थापना करते हैं। रामकृष्ण मिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, परफेक्ट क्वेश्चन है। स्वामी विवेकानंद बेलूर में इसकी कर्नाटक में स्थापना करते हैं 1897 में। रामकृष्ण स्वामी विवेकानंद। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा मुंबई में इसकी स्थापना करते हैं। ये क्वेश्चन पूछा है। पूना सेवा सदन 1909 में रामाबाई रानाडे पूना में स्थापना करते हैं। सोशल सर्विस लीग 1911 में एम जोशी बम्बई में इसकी स्थापना करते हैं। सेवा समिति 1914 में एन कुंजरू और इलाहाबाद प्रयाग में इसकी स्थापना होती है। हिंदू महासभा 1915 में मदन मोहन मालवीय, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। हरिद्वार में हिंदू महासभा की स्थापना मदन मोहन मालवीय करते हैं। विमेंस इंडियन एसोसिएशन 1917 में लेडी सदाशिव अय्यर के द्वारा मद्रास में इसकी स्थापना होती है। विश्व भारती 1921 ईस्वी में रविंद्रनाथ टैगोर कलकत्ता में इसकी स्थापना करते हैं। कुछ अब चलते हैं जातीय आंदोलन के बारे में। सपोज सत्यशोधक समाज है 1873 में इसकी स्थापना होती है ज्योतिबा फूले के द्वारा महाराष्ट्र के क्षेत्रों में। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। सत्यशोधक समाज की स्थापना कौन किया है? ज्योतिबा फूले। फिर कहता है कि अब्बीपुरम आंदोलन 1888 में श्री नारायण गुरु के द्वारा अब्बीपुर केरल में किया गया था। श्री नारायण धर्म परिपालन योगम
1903 में श्री नारायण पद्मनाभन पल्पू एवं कुमार आसन केरल में इसकी स्थापना करते हैं। बहुजन समाज 1910 ईस्वी में मुकुंदराव पाटिल सतारा में इसकी स्थापना करते हैं। जस्टिस पार्टी याद रखिएगा CN मुदलियार, TM नायर और P त्यागराज मद्रास में इसकी स्थापना 1915-16 में होती है। बहिष्कृत हितकारिणी सभा, ये क्वेश्चन पूछा है। ये क्वेश्चन डॉक्टर BR अम्बेडकर बहिष्कृत हितकारिणी सभा का आंसर होगा। ये बम्बई में इसकी स्थापना होती है। बम्बई में इसकी स्थापना होती है। जैसे आत्म सम्मान आंदोलन, ये भी क्वेश्चन पूछा है। 1920 ईस्वी में रामास्वामी नायकर एवं बलिजा नायडू के द्वारा इसकी स्थापना मद्रास में की जाती है। आत्म सम्मान किसके थ्रू? तो रामास्वामी के थ्रू। हरिजन सेवक संघ 1932 ईस्वी में महात्मा गांधी इसकी स्थापना करते हैं पूना में। ये भी क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछा है, मल्टी टैलेंटेड क्वेश्चन है, ये देख लीजिएगा आप लोग। फिर देखेंगे मुस्लिम सामाजिक सुधार। अब मुस्लिमों में कुछ सुधार देखेंगे। जैसे आंदोलन है, वर्ष है, संस्थापक है, स्थान की बात करते हैं कि दारुल उलूम देवबंद आंदोलन 1866 में इसकी स्थापना होती है वर्ष में, और इसकी संस्थापक है मोहम्मद कासिम ननोतवी और राशिद अहमद गंगोही। ये देवबंद में चलता है। अलीगढ़ 1875 में, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सर सैयद अहमद खां के थ्रू, और अलीगढ़ में इसकी स्थापना होती है। अहमदिया आंदोलन, ये भी BPSC क्वेश्चन पूछा है। 1889-90 के बीच मियाँ मिर्ज़ा गुलाम अहमद के नाम से फरीदकोट में इसकी स्थापना करते हैं। नवादतुल आंदोलन या नदवाह उल उलेमा 1894 से 95 में मौलाना शिबली नोमानी की मदद से लखनऊ में इसकी स्थापना नवदाह उल उलेमा आंदोलन की शुरुआत होती है। अब सामाजिक सुधार की बात करें तो ये क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। एक क्वेश्चन इससे फिक्स रहता है कि 1795 से 1804 के बीच शिशु वध प्रतिबंध जो अधिनियम लाया था, उसके गवर्नर थे लॉर्ड वेलेजली। शिशुओं के मारने पर रोक लगा दिया गया था। 1829 ईस्वी में, ये भी क्वेश्चन BPSC का पूछा है कि 1829 ईस्वी में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया था। लॉर्ड विलियम बेंटिक सती प्रथा पर प्रतिबंध राजा राम मोहन राय के सहयोग से किया गया था। 1829 ईस्वी में बाल विवाह निषेध का अधिनियम लाया गया, और ये जो लाया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में लाया गया था, और 18 वर्ष से कम आयु के लड़कों के विवाह पर प्रतिबंध लगाने की बात की गई थी। 1837 ईस्वी में हिंदू महिला संपत्ति अधिनियम लाया था। लॉर्ड ऑकलैंड इसके क्या थे? गवर्नर थे। हिंदू महिलाओं को संपत्ति का अधिकार दिया गया था। 1843 ईस्वी में दास प्रथा अधिनियम लाया गया। लॉर्ड एडनबरो के काल में दास प्रथा पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया। 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लाया गया, जिसके गवर्नर थे लॉर्ड कैनिंग, और इस विधवा विवाह को वैध ठहराया गया। ईश्वरचंद्र विद्यासागर के प्रयास भी इसमें काफ़ी योगदान है। 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट लॉर्ड नॉर्थब्रुक अंतर्जातीय विवाह की वैधता से संबंधित है। इसमें केशव चंद्र सेन की भी भूमिका रही है। 1891 में एच ऑफ कंसेप्ट एक्ट लॉर्ड लैंसडाउन लड़की की सहमति की आयु 10 वर्ष से बढ़ाकर 12 वर्ष कर दिया गया है। फिर कहता है 1930 ईस्वी में शारदा एक्ट आता है। लॉर्ड इरविन के काल में लड़कों के लिए विवाह की न्यूनतम 18 था, और लड़कियों के लिए कन्या के लिए 14 वर्ष निश्चित कर दी गई थी। और 1931 का बाल विवाह का निषेध अधिनियम आता है। लॉर्ड इरविन के काल में बाल विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। अब आएंगे कुछ मजदूर और कृषक आंदोलन। आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा। हमारे YouTube चैनल पर यहाँ तक बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद, सहृदय धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। हम कोशिश करते हैं कि अच्छा से अच्छा कंटेंट अपने चैनल पर अपलोड किया जाए। आपका सहयोग रहे तो अच्छा से अच्छा कंटेंट आएगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत आपका धन्यवाद।